दो मेहमानों को भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। रवि सिंह और किरण जानी हमारे साथ अब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। किरण, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। काफ़ी हमने उतार चढ़ाव ज़रूर देखा बाजार में आज, लेकिन आखिरकार 15,800 के ऊपर जाकर बंद हुए। क्या रीड किया आपने आज के बाजार में और क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या ये आज की जो रिकवरी है, भले ही छोटी सही, कल जारी रह सकती है? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी दिनों से हम देख रहे थे गैप अप एंड गैप डाउन हो रहा था। आज हमने देखा कि एक नॉर्मल गैप अप के साथ ओपन हुआ। वो जो गैप अप था वो सस्टेन हुआ और ऊपर के लेवल से वापस हमने एक छोटा सा सेल ऑफ देखा। लेकिन ओवरऑल अगर आप डेली चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर देखोगे तो निफ्टी के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। और जिस तरह से ऑप्शंस डेटा भी हमें सजेस्ट कर रहे हैं, अगर 15,800 का लेवल इंटैक्ट रहता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम आने वाले समय में एक अच्छी सी रिकवरी मार्केट में देखें, जहां पे हम लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं 16,200 से 16,500 तक के लेवल्स की। और ये ओवरऑल जो हमारा व्यू है वो नेक्स्ट एक महीने तक का है। सो निफ्टी में डेफिनेटली जब तक अब 15,600 15,500 का लेवल नहीं टूटता है, 15,800 इंटैक्ट रहता है, तो यहाँ से हम एक अच्छी सी तेजी देख सकते हैं 16,200 16,500 तक की आने वाले एक महीने में। सिमिलर फ्रंट पे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी हम आज के दिन में जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है वो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। सो यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर 33,000 नहीं टूटता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में एक अच्छी सी रैली देख सकते हैं 34,500 तक की। और सबसे बेस्ट बात मैं कहूं तो आज के दिन की जो रिकवरी आई, या तो आज के दिन का पूरा सेशन आप देखोगे सो लास्ट क्लास में मिड कैप एंड स्मॉल कैप अपने डे हाई के ऊपर बंद हुए हैं। सो आज की जो रिकवरी थी उसमें मार्केट ब्रेथ काफी स्ट्रांग थी, काफी पॉजिटिव थी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि काफी टाइम मार्केट में रिकवरी आती थी लेकिन ब्रेथ उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, और आज कंप्लीटली मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव थी। साथ ही साथ आप निफ्टी 500 का चार्ट देखोगे तो वहां पे भी हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। और ग्लोबल सेंटिमेंट्स की मैं अगर बात करूं तो डाउ जोन्स में भी हमें सिमिलर डेली चार्ट का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो सभी इंडाइसेस के ऊपर कहीं ना कहीं बॉटम आउट के संकेत हमें दिख रहे हैं। सो यस, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हमारा जो व्यू है, या तो ओवरऑल मार्केट का अगर हम व्यू बताएं सो बाय एंड डिप्स का है। नेक्स्ट आने वाले एक महीने में हम अच्छी खासी तेजी मार्केट में देख सकते हैं, ऐसा टेक्निकल फ्रंट से हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। चलिए, एक महीने के अंदर अच्छी तेजी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन रवि, इस समय स्ट्रीट पर मूड क्या है? क्योंकि काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे हैं जो पहली बार या काफ़ी लंबे समय के बाद बाजार में आए हैं, और कुछ कई जो यंग इन्वेस्टर्स हैं वो तो शायद पहली बार बाजार में पैसे लगा रहे हैं, वो पहली बार उन्होंने इतना क्रैश देखा होगा। इस समय स्ट्रीट पर मूड क्या है? क्या अभी भी चिंता का माहौल बना हुआ है, डर है कि बाजार और गिरेगा, या लोगों को अब भरोसा आ रहा है कि नहीं ठीक है, यहाँ से रिकवरी बढ़ेगी? स्वामित जी, देखिए इस समय जिस तरीके से मार्केट में लास्ट करेक्शन देखने को मिला है, उसके बाद से जरूर यहाँ पर कॉन्फिडेंस कम होता है। लेकिन अब जो ये 15,700 का लेवल जो सस्टेन किया है, ये कहीं ना कहीं से अब कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस दे रहा है, और लोअर वैल्यूएशन यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को भी समझें तो ये समझ में आता है कि 15,700 है, थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आता है तो 15,500 के बाद से बॉटम आउट बनना शुरू हो जाएगा। और ये आप निफ्टी के पॉइंट से अगर आप समझेंगे तो आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक जाएं जिनमें 30% की गिरावट हो चुकी है, ज्यादातर सेक्टर चाहे वो आईटी के हों, फार्मा है, ऑटो है, और खासतौर से जो बैंकिंग सेक्टर है उनमें अब बॉटमिंग शुरू हो चुका है, और वो खासतौर से फंडामेंटल स्ट्रेच यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो एक सेलिंग हो चुकी है उसकी वजह से अटेंशन लेवल है। तो नया इन्वेस्टर तो मुझे लगता है ज्यादा हैप्पी है कि कम से कम जिसने, मैं एग्जांपल लेता हूं कि जिसने एसबीआई के 550 के लेवल देखे थे आज 450 पे मिल रहा है, तो उसके लिए अट्रैक्शन लेवल बहुत बढ़ गया है। तो इस टाइप के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग अब देखने को मिलेगी। और ओवरऑल यहां से अगर मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट होता भी है तो इस स्टॉक स्पेसिफिक इतना मूवमेंट नहीं होगा डाउन साइड का, इंडेक्स स्पेसिफिक हो सकता है। लेकिन फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जिनकी अर्निंग्स आपने लास्ट अभी देखी है काफी अच्छी रही है, लेकिन मार्केट के मोमेंटम में गिरे हैं, उनमें अब वापस से बाइंग लौटेगी। और ये ऐसा राइट टाइम है जिसमें कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। एवरेज ऑन मार्केट की करंट भाव से बात करें तो मुझे लगता है कि 18-20% के रिटर्न के लिए आपको साल में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले ही निकल जाएंगे। 20% का रिटर्न बहुत जल्दी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, साल भर शायद इंतजार न करना पड़े, उससे पहले ही आपको मिले।
चलिए, अच्छी बात है कि यहाँ पर रिकवरी के मोड में न सिर्फ चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, बल्कि जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी मूड कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। आपको हमने ईटी नाउ स्वदेश पर सबसे पहले कल ही रविवार के दिन ये खबर बताई थी कि अडानी ग्रुप जो है वो भारत में होलसिम का जो हिस्सा है एसीसी और अंबुजा में वो खरीदने वाला है, और वो खबर निकल कर भी आई। अडानी ग्रुप ने जो है वो कल ऐलान कर दिया। ग्रुप जो है पूरी डिटेल सामने आई। 80 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की ये बड़ी डील है। अडानी ग्रुप के लिए सबसे बड़ी जो है वो शॉपिंग थी, और साथ ही साथ पूरे सीमेंट स्पेस के लिए एक बड़ी खबर भी। लेकिन अब इस खबर को आगे बढ़ाते हुए हमारी सहयोगी नयनतारा राय एक और एक्सक्लूसिव लेकर आई हैं। नयनतारा, क्या डेवलपमेंट है इस खबर में आगे अब? ईटी नाउ स्वदेश ने पहले आपको बताया था कि अडानी ग्रुप जीत गया है एसीसी और अंबुजा। वो था कल शाम को। उसके बाद हम सब ने प्रेस रिलीज भी पढ़ लिया। आपने देखा कि स्टॉक्स में भी क्या रिएक्शन हुई है। आज हम आपको बताएंगे कि डील क्लोजर के बाद क्या हो सकता है। मर्जर, हम कितने सालों से सुन रहे हैं कि एसीसी और अंबुजा का मर्जर होगा, लेकिन वो हुआ नहीं था। परंतु अब हमको पता लगा जा रहा है कि जब अडानी ग्रुप का डील खत्म हो जाएगा, ओपन ऑफर खत्म हो जाएगा, उसके बाद अडानी ग्रुप दोनों कंपनीज को मर्ज करेंगे। उनको ये नहीं लगता कि कोई सेंस है टू लिस्टेड कंपनीज के होने के लिए। वैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रोथ नहीं होगी, कॉस्ट सेविंग कैसे होगी और सिनर्जीज कैसे बढ़ेंगी। तो उसके बाद मर्जर के दौरान काम करना का शुरुआत हो सकेगा। हम सब जानते हैं कि एसीसी और अंबुजा ने पहले भी मर्ज करने की कोशिश की है। 2017 में तो उन्होंने एक 3 मेंबर कमेटी को भी बनाई थी मर्जर के लिए, वो हुआ नहीं। सबसे बड़ा रीजन था रेगुलेटरी चैलेंजेस, पर वो रेगुलेटरी चैलेंज अब नहीं रहा है, और मैं बताती हूँ क्यों। जो सबसे बड़ा रेगुलेटरी चैलेंज था वो ये था कि जब लाइमस्टोन माइन को ट्रांसफर किया जाता तो बहुत ही बड़ी लॉयल्टी पे करनी पड़ती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में कुछ महीनों पहले ही एक नया माइंस और मिनरल एक्ट को इनैक्ट किया था। उस एक्ट में अगर ग्रुप कंपनीज के बीच में माइंस का ट्रांसफर होता है तो वो हाई रॉयल्टी पेमेंट नहीं देनी होती है। तो ओपन ऑफर के बाद दोनों एसीसी और अंबुजा अडानी ग्रुप की ग्रुप कंपनीज होंगी, तो ये सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो हट जाएगा। हमने कुछ लोगों से बात की है, एनालिस्ट कम्युनिटी से बात की है, और वो सब कह रहे हैं कि अगर एसीसी और अंबुजा का मर्जर होगा, जो कंबाइंड एबिटा होगा वो 6 to 8% हायर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट सेविंग, सिनर्जीज सब सेंस लगता है करने के लिए। हमने अडानी ग्रुप को एक कमेंट मांगा था, उन्होंने भेजा नहीं है। शुक्रिया नयनतारा उस एक्सक्लूसिव के लिए। नयनतारा राय लगातार ईटी नाउ स्वदेश पर आपके लिए इस खबर से जुड़ी सारे अपडेट्स लेकर आ रही हैं, और हर बार एक्सक्लूसिव लेकर आती हैं, और हर बार वो खबर सही निकलती है। लेकिन रवि, अगर ये सीन बन रहा है किसी भी तरह से कि अडानी जी का ये प्लान है कि आगे जाते हुए एसीसी और अंबुजा को मर्ज कर दिया जाए क्योंकि वो 2 लिस्टेड कंपनियों में इंटरेस्टेड नहीं है, कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं फिलहाल जो 2 लिस्टेड कंपनियां हैं एसीसी और अंबुजा उन पर? मुझे याद आ रहा है, और आज मैंने बहुत से एसएमएस भी रिसीव किए लोगों के, जिन्होंने कहा कि ईटी स्वदेश पे हमने 2 दिन पहले जो डिस्कशन था उसमें कहा था कि आप एसीसी और अंबुजा को बाय कर लीजिए, कुछ हो ना हो लेकिन आपको 3-4% के रिटर्न मिल जाएंगे, जो कि आज मिल रहे हैं। अब अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं और फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, मैं एक स्ट्रक्चर देख रहा था कि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ जो है वो 18 से 22% के बीच में नेक्स्ट ईयर तक मानी जा रही है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलते हैं तो जो कंपनी इस समय जो लीडिंग कंपनी में आएंगे तो उसमें आपको सीमेंट सेक्टर एक बहुत अहम रोल अदा करेगा। और इस समय जो मर्जर चल रहा है और जो आगे जो प्रोजेक्शंस नंबर्स निकल के आएंगे वो बहुत ही पॉजिटिव होंगे, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है सीमेंट सेक्टर में, दूसरा कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से भी देखें तो अडानी जी को कहीं ना कहीं से तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि उनको कंपनी की जो प्रोडक्शन की बात करी है, जो फाइनल डिटेलिंग की बात करी है, जो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि कितना उनको किस तरीके से वो उसको संभालेंगे, और उनका एक्सपीरियंस भी है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मर्जर का सीधा सीधा फायदा सीमेंट सेक्टर में जो होगा उसका फायदा इन्वेस्टर उठा सकता है। तो उसको निवेश की रणनीति बनानी चाहिए, पेशेंस रखिए। अगर मर्जर भी होता है तो मिनिमम जो मैंने इंडस्ट्री ग्रोथ के हिसाब से बताया तो आपको 18 से 22% के रिटर्न मिल रहे हैं, सेफ रिटर्न मिल रहे हैं, ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर काफी पॉजिटिव रहेगा।
करेक्ट। तो अच्छी खबर है कि यहाँ पर अगर मर्जर होता भी है तो दोनों कंपनियों के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन किरण, अगर आज की इस इतनी बड़ी खबर के बाद अब जब हमने देखा दोनों स्टॉक्स ने अच्छे खासे मूव दिखाए 4% और 3% तक के एक दिन में, क्या आपको चार्ट्स पर कहीं कोई डेवलपमेंट दिखा? क्या आपको लगता है कि अप मूव जारी रहेगा? इन दोनों में से अगर मैं कहूँ कि एक स्टॉक पिक कीजिए, एसीसी या अंबुजा, तो कौन सा होगा? तो जिस तरह के दोनों चार्ट्स हमें दिख रहे हैं, सर मेरे हिसाब से लग रहा है कि अंबुजा वुड बी द प्रिफर्ड चॉइस, क्योंकि एसीसी में अगर हम देखें तो रिसेंटली जो ब्रेकआउट आया था उसको रीटेस्ट किया, लेकिन आज की जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है वो उतनी लुक्रेटिव नहीं है। जो हम गेन देख रहे हैं वो गैप अप का गेन है। लेकिन अगर अंबुजा सीमेंट की बात करें तो गैप अप के साथ जो भी सस्टेन मूव आया था वो सस्टेनेबल था। साथ ही साथ आप वॉल्यूम्स देखें तो क्लियरली हमें एक अच्छा खासे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, साथ ही साथ फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख रहा है, और एक बड़ी सी पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, वो अभी प्रोग्रेसिव पैटर्न है। सो डेफिनेटली करंट मार्केट भाव से तो हम बाई कर ही सकते हैं। अगर कोई फॉल आता है सो नीचे में हम देख रहे हैं कि 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी हमें दिख रहा है। सो ओवरऑल जब तक 345 का लेवल नहीं टूटता है, डेफिनेटली स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन 345 का पोजिशनल स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम अंबुजा सीमेंट्स में एक अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं। ऊपर में माइनर एक रेजिस्टेंस है 395, जैसे ही 395 का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आएगा वहां से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी प्ले आउट होगी, जिसका टारगेट एटलीस्ट हम यहाँ से 450 तक का देख रहे हैं। सो ओवरऑल शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म वे से अगर हम देखें तो अंबुजा का चार्ट वे बेटर है इन सीमेंट स्पेक्ट्रम। तो अंबुजा सीमेंट इज बाई विद स्टॉप लॉस ऑफ 345 एंड मीडियम टर्म टारगेट हमारा 450 तक के है। 345 का स्टॉप लॉस, 450 तक के टारगेट। अंबुजा पर यहाँ पे बेट करने की सलाह है। अगर आपको ये जो इतनी बड़ी खबर आई है पूरे सीमेंट स्पेस में और इन दोनों में से कोई एक स्टॉक चूज करना है तो अंबुजा आपके लिए बेटर होगा। एक और बड़ी खबर है कि कल देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC के शेयर लिस्ट होने वाले हैं। लिस्टिंग के बाद रिटेल निवेशक क्या करें, ईटी नाउ स्वदेश पर आज और कल दिन भर इस पर स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। IPO की लिस्टिंग पर ज्यादा डिटेल के साथ मेरे सहयोगी शरद जुड़ गए हैं। शरद, बताइए किस तरह की लिस्टिंग की उम्मीद है कल? देश के सबसे बड़े IPO LIC की जो है कल लिस्टिंग होने वाली है, और LIC का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के आंकड़े की बात करें तो लगभग 3 गुना हुआ है। लेकिन लिस्टिंग जो है एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सी डिस्काउंट में आए, और इसके इंपॉर्टेंट रीजंस है मार्केट्स का कि सबसे पहला है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स देखने मिली है। इसके अलावा कोविड-19 की जो लॉकडाउन चीन में हुई है उसके कारण आपके ग्लोबल मार्केट्स में दबाव देखने मिला है, एंड ऑफकोर्स डोमेस्टिक मार्केट्स में भी जो है सेल ऑफ देखी गई है। अगर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों की बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन लगभग 3 गुना सब्सक्राइब किए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी 2 गुना हुए हैं, और एम्प्लॉयज़ का ऑलमोस्ट 4.4 टाइम्स पे है। अगर फाइनल प्राइस पे बात करें निवेशक को तो अलग अलग कैटेगरी में अलग प्राइसेस पे किए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्राइस है कि जो अपर बैंड जो लेवल है IPO का वो HNI के लिए है 949 रुपीज़ पर शेयर पे, लेकिन 45 रुपये के डिस्काउंट भी 2 कैटेगरीज को आए हैं। एक है पहला रिटेल का, दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का, और इसके अलावा जो है पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपये का डिस्काउंट रहा है, और उनका ऑलमोस्ट 899 रुपीज़ पर शेयर जो है एक्विजिशन रहा है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सबसे बड़े IPOs जो खुले हैं साइज़ के हिसाब से, उनके कैसी परफॉर्मेंस रही है अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म बेसिस पे, 1 महीने के लिए लीजिए, आप 3 महीने के लिए लीजिए, 6 महीने के लिए लीजिए, तो वहाँ पे देखते हैं कि लगभग 5 जो सबसे बड़े IPOs आए हैं उसमें से 4 में जो है एक नेगेटिव जो है रिएक्शन देखने मिला है, सिवाय कोल इंडिया के, जहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 11%, 6%, 28% का जो है एक ग्रोथ देखने मिला जब उनकी लिस्टिंग आई थी। और इसके अलावा SBI कार्ड्स भी है इस सारे लिस्ट में, जहाँ पे 6 मंथ की जो उनकी गेंस है लिस्टिंग से वो लगभग 30% आया है। शुक्रिया शरद। रवि, तो फिर आपका जो फॉर्मूला हर बार आप किसी IPO पे बताते हैं वो क्या LIC पर भी लागू होगा? कल ऐसा शरद बता रहे हैं, और जो डिटेल्स उनके पास हैं, जितने मार्केट एक्सपर्ट से उन्होंने बात की है, शायद एक सॉफ्ट लिस्टिंग हो सकती है कल LIC की। क्या करना चाहिए लिस्टिंग पर कल? देखिए, सिंपल स्ट्रैटेजी समझिए। मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर रिटेलर को यहाँ पे चूंकि 7% और 5% का डिस्काउंट है तो उनको तो गेन मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि एवरेज प्राइस में भी देखें तो 3 से 5% का गेन मिल सकता है। दूसरी तरफ स्ट्रैटेजी देखिए सिंपल है, अगर आप अपनी बाइंग प्राइस से ऊपर लिस्ट होता है 50% पोजीशन काट दीजिए, और जहां पर पोजीशन काटिए उस प्राइस को नोट कर लीजिए। जब तक उसके 3 दिन नीचे बंद नहीं होता तब तक आप उसको कंटिन्यू रखिए और आगे चलने दीजिए, तो आधा पैसा आपका निकल भी जाएगा और आप बचे भी रहेंगे। अब अगर आपकी लिस्टिंग से नीचे लिस्ट हो जाता है, बिना सोचे समझे सौदा काट लीजिए, क्योंकि बहुत इस समय मार्केट तेजी में नहीं है, उसका इंपैक्ट होगा। लोअर लेवल्स पे वापस से आपको मौका मिलेगा। अब लोअर लेवल्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका सबसे अच्छा तरीका
है। अगर नीचे की क्लोजिंग से जैसे भी आज अगर लिस्टिंग होती है और लिस्टिंग के बाद नीचे बंद हो जाता है, उस प्राइस को नोट कर लीजिए। अगर दूसरे दिन भी उससे नीचे ट्रेड करता है, एग्जिट रहिए, अभी नई एंट्री का टाइम है। इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आपका प्रॉफिट कोई रोक नहीं सकता। और दूसरा, पार्शियल जो प्रॉफिट बुक करेंगे वो आपको काफी हद तक कुशन देगा, खासतौर से LIC के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में। बिल्कुल, हर आईपीओ से पहले जब कंपनी के शेयर लिस्ट हो रहे होते हैं, मैं आपसे इसीलिए ये सवाल पूछता हूँ क्योंकि आपका फॉर्मूला काफ़ी हद तक सेफ है, जिससे निवेशकों का जो है नुकसान होने की संभावना कम है। तो यहाँ पर एक बार फिर से LIC के देखते हैं किस तरह से लिस्टिंग होती है, क्योंकि काफ़ी जो फीलर्स मिल रहे हैं अभी वो ये कि शायद कुछ सॉफ्ट लिस्टिंग होते हुए दिखे। नतीजों की बात कर लेते हैं। कल दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के नतीजे आने वाले हैं, क्या अनुमान है? मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं मेरे साथ। सौमित, क्या उम्मीद कर रहा है बाजार इस बार भारतीय के नतीजों से? स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है भारतीय एयरटेल से। सिक्वेंशियल बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यूज करीब 6.5% से ऊपर हो सकते हैं, एबिटा 10% से हायर हो सकता है, एबिटा मार्जिन्स करीब 50.8% के आसपास एक्सपेक्टेड है, और नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 1600 करोड़ के आसपास आ सकता है। अब जो इंडिया का मोबाइल बिजनेस है, जो कि की नंबर होता है भारतीय एयरटेल के लिए, उसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो करीब 10% का है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। एबिटा करीब 12% से ग्रो कर सकता है। सब्सक्राइबर बेस स्टेबल रहने की एक्सपेक्टेशंस है अराउंड 32.5 करोड़ के आसपास। और आरपू अगर हम आरपू भी देखते हैं तो वो करीब 10% से इंक्रीज़ कर सकता है और Q-on-Q बेसिस। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो वह स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर एडिशन, टैरिफ हाइक, ये दो ही चीज़ है जो नंबर्स को एड करेंगे फोर्थ क्वार्टर में। और उसके अलावा जो बाकी दो बिजनेस सेगमेंट्स है, ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज सेगमेंट, उसमें रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। ब्रॉडबैंड सिक्वेंशियली करीब 9% से ग्रो कर सकता है, और जो एंटरप्राइज बिजनेस है उसमें करीब 2 to 4% की एक्सपेक्टेशन है। अब याद रखिएगा, एयरटेल अफ्रीका के नंबर्स पहले ही रिलीज हो गए थे और एबिटा फ्रंट में एक बीट देखने को मिला था एनालिस्ट साइड पे, तो कंसोलिडेटेड नंबर्स थोड़े बहुत अच्छे आ सकते हैं एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के सामने। और एक और चीज़ पे ध्यान रखने की वो है सब्सक्राइबर नंबर्स। अब एनालिस्ट काफ़ी म्यूटेड सब्सक्राइबर नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अगर हम TRI का डेटा देखते हैं तो काफ़ी रोबस्ट और अच्छा सब्सक्राइबर एडिशन किया है भारतीय एयरटेल ने, तो वो साइड पे एक सरप्राइज आ सकता है भारतीय एयरटेल की तरफ से। उसके अलावा क्या सब्सक्राइबर की बिहेवियर रही है पोस्ट टैरिफ हाइक, दूसरी टैरिफ हाइक कब लेगी कंपनी, इस पर मैनेजमेंट कमेंट्री, और उनका 5G रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स क्या है, इस पर भी कंपनी की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी जानने के लिए। शुक्रिया सौमित। तो देखना होगा कि किस तरह के नतीजे पेश करती है कंपनी, और जैसा सौमित ने कहा यहाँ पर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट रहेगी। चलिए, शो में वक्त हो गया है जानने का कि मेरे मेहमान कौन से आइडियाज़ लेकर आए हैं आपके लिए, ट्रेडिंग के लिए भी और कुछ लंबे समय के लिए। वक्त है VIP शेयर्स का। किरण, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए कौन से आइडियाज़ आप देना चाहते हैं आज हमारे दर्शकों को। सो हमारे दो ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगे, एक मिड कैप से है और एक लार्ज कैप से है। सो पहला हमारा ट्रेडिंग कॉल है वो शांति गियर्स है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट आया था, उसके बाद स्टॉक प्राइस में 220 से लेके एक 245 तक की एक स्ट्रॉन्ग रैली थी। जैसे मार्केट का माहौल था वो वहां से गिर के अभी वापस अपने जो ब्रेकआउट लेवल के आसपास रीटेस्टिंग हुआ है। 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट करके वापस जो स्टॉक प्राइस है वो अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है हमें स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जब फॉल आया तब वॉल्यूम इतना नहीं था, लेकिन आज के राइज में हम देख रहे हैं कि काफी एक अट्रैक्टिव वॉल्यूम्स हमको दिख रहा है। तो शांति गियर्स आप 220 के अराउंड बाय कर सकते हो। ओवरऑल हमारा टारगेट 242 तक का है और स्टॉप लॉस तक के तरीके से आप 204 मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो हीरो मोटर कॉर्प है। आई गेस आपको याद होगा कि आपके शो दरमियान ही हमने हीरो मोटर कॉर्प की भी चर्चा की थी जब 2200 के अराउंड स्टॉक था, और अभी भी हमें स्टॉक लुक्रेटिव लग रहा है। अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख रहा है, साथ ही साथ लोअर टाइम फ्रेम पे हमें असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दिख रहा है। सो ओवरऑल स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आप इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से या तो आपका अगर व्यू 15 से 20 दिन का हो तो आप हीरो मोटर कॉर्प में एक एंट्री ले सकते हैं। ओवरऑल ऑटो में भी हम एक तेजी देख रहे हैं। सो हीरो मोटर कॉर्प आप 2495 के अराउंड बाई करके चल सकते हो। हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट 2570 तक का है और स्टॉप लॉस के लिए आप 2430 मेंटेन कर सकते हो। चलिए, दोनों ही बाय कॉल्स यहाँ पर शांति गियर्स और हीरो मोटो, इन दोनों पर फोकस कर सकते हैं आप। कल के लिए ये अच्छे ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके पास। रवि, आप कौन से आइडियाज़ लेकर आए हैं आज?
देखिए, इस समय ट्रेंड जो चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर की चर्चा हो रही है और मुझे लगता है बंधन बैंक आपको काफी अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल नंबर्स पे भी, न्यूज के बेसिस पे भी समय समय पर ईटी स्वदेश ने इसके अपडेट दिए हैं और अभी भी मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है। आज भी अच्छी खासी तेजी रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी शुरू हुई है और अब ये लेवल्स आपको जाते हुए नजर आएंगे 380 के। तो मुझे लगता है कि चाहे एक दिन का गेन हो, कल की तैयारी कर रहे हो या फिर पोर्टफोलियो की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ये स्टॉक परफेक्ट है, आप इसको बाय करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। हालांकि एलआईसी के आईपीओ की चर्चा बहुत है, लेकिन फाइनेंस में जो तेजी है, जिस हिसाब से फाइनेंस ग्रोथ देखने को मिल रही है, स्टॉक के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं, उसका फायदा मिलेगा और ये स्टॉक भी 380 और 85 के लेवल टेस्ट कर सकता है और कल भी इसकी रैली देख सकते हैं। तो कल की तैयारी के लिए ये दो स्टॉक हैं जो कि आप इंट्राडे और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ले सकते हैं। चलिए, दोनों ही यहाँ पर स्टॉक्स फ्लेवर में, चाहे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो या बंधन बैंक, आप इन दोनों में लॉन्ग ट्रेड्स ले सकते हैं। कल के लिए भी और आने वाले दिनों के लिए भी आपको अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि और किरण, समय निकालकर आज चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीयों ने शेयर बाजार की अपनी समझ काफ़ी अच्छी बना ली है। कई अनुभवी निवेशक अब सफल स्टॉक पिकर भी बन चुके हैं। ईटी नाउ स्वदेश आपको, यानी हमारे दर्शकों को, अपने स्टॉक चुनने के कौशल को प्रदर्शित करने और ये साबित करने का मौका दे रहा है कि वास्तव में आप शेयर बाजार की नब्ज पर कड़ी नज़र रखते हैं और आप हैं एक सटीक निवेशक। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ईटी नाउ स्वदेश प्रस्तुत करते हैं सेंसेक्स का सुपरस्टार, एक अनोखी प्रतियोगिता जहां आपको अपना खुद का सेंसेक्स बनाकर बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए 56161 पर SKS SMS करें या www.sensexkasuperstar.com पर लॉग ऑन करें और एक्साइटिंग पुरस्कार जीतें। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पेश करते हैं ईटी नाउ स्वदेश, सेंसेक्स का सुपरस्टार। तो आज ही मैसेज कीजिए और पाइए मौका सेंसेक्स का सुपरस्टार बनने का। चलता रहा है सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर।